हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बच्चे आप इस चैनल से जुड़े हैं अब तक के इस सफ़र में, जो राजन की सीरीज़ आपकी चल रही है यहाँ पर, आप सभी से मेरी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपनी फ्रेंड्स में शेयर और सब्सक्राइब कराएंगे। राइट, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा डीएलएड सेमेस्टर 2 का जो है पेपर 1 है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। अति लघु और उससे पहले बहुविकल्प हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है वो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और जल संचयन और संरक्षण की आवश्यकता अपने विचार लिखिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जल संरक्षण से। तो जल क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है और कुछ भाग जो है वो भूमि सोख लेती है, जिससे भूमिगत जल और अधोभूमिक जल भी कहा जाता है। जो भूमि में सोख लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अधोभूमिक जल। शेष जल बालू सतह से बाहर आना शुरू कर देता है, जिससे बहता हुआ जल नदी या सरिता कहते हैं। ठीक है, जो बहना शुरू कर देगा उसे क्या कहेंगे? बहता हुआ जल या नदी या सरिता। ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है और खिसकती हुई हिम को हिमानी या हिमनदी कहते हैं। इस प्रकार भूपृष्ठ के नीचे और ऊपर मिलने वाले सभी जल भंडारों को जल संसाधन कहा जाता है। भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में जल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास क्या होता है। वैसे मैंने ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में तो नहीं देखा, लेकिन रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि जो पशुओं को रखते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं और जो वो पानी है उसे इतना वेस्ट कर देते हैं कि बस बहाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं है उस चीज़ पर, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, सरकार इस चीज़ पर एक प्लान बना रही है इस टाइम पर, लेकिन वो अभी मैं आपसे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बता दूँगी कभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगेगा आपको समझाने में। यहाँ पर इतना टाइम अभी है नहीं, समझा दूँगी कभी। देखिए, रूसो ने शिक्षण विधि के किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो रूसो ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जिन पर आज संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था जो है वो निर्भर है। निरीक्षण द्वारा सीखने पर, अन्वेषण द्वारा, अन्वेषण क्या होता है? खोज करना। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था ये? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रयोग द्वारा सीखने पर, करके सीखने पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो की अनुशासन के विषय में क्या अवधारणा है? तो देखिए, जो रूसो है वो प्रकृतिवादी रहे हैं पहले से, और अनुशासन में उन्होंने प्रकृति को बहुत महत्व दिया है। बालक की स्वतंत्रता के वो समर्थक हैं। बच्चे पर किसी भी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं चाहते हैं। उन्होंने प्राकृतिक परिणामों पर अनुशासन के सिद्धांत में विश्वास है। इस प्रकार रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, एक तो स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरा प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। डीवी के शैक्षिक उद्देश्य बताइए। अब देखिए, जो जॉन डीवी हैं उनका मानना था कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित कोई भी उद्देश्य देश काल परिस्थिति में सभी बच्चों के लिए उचित और उपयोगी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है, उन्होंने ये माना कि जो है शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला है बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। दूसरा, उन्होंने कहा कि बालक का महत्व समझा जाए। ठीक है,
तो तीसरा उन्होंने कहा गतिशील निर्देशन। और आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि बालक का सामाजिक विकास भी किया जाए। तो ये सारी बातें किसने बोली हैं? जॉन डेवी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है, जिसको बोलते हैं हम जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, लड़के और लड़की में जब भेदभाव किया जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है, उसको बोलते हैं लैंगिक असमानता। तो इससे अभिप्राय आपको बताना है क्या है, और शिक्षक द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ किस प्रकार आप विकसित कर सकते हैं। तो लैंगिक असमानता से अभिप्राय क्या है? लिंग के आधार पर भेदभाव या फिर असमानता। दूसरा चीज़, आप इसके प्रति समझ कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन होती है जिसके द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ उत्पन्न की जा सकती है। संविधान में किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है, चाहे कोई निर्धन हो, धनी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रदेश का हो, ठीक है, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, किसी धर्म का हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? हाँ, अगर सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा तो क्या कहा जाएगा? जेंडर इनइक्वालिटी। लेकिन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए ऐसी अनुशंसा की जाती है। समाज में लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए सभी बच्चों को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा द्वारा बालकों में समानता की भावना का विकास कैसे किया जाए। लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए अभिभावकों को भी शिक्षित किया जा सकता है कि वो बेटे और बेटी में भेदभाव ना करें और दोनों के साथ समानता का व्यवहार करें। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किंडरगार्टन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात, जब भी किंडरगार्टन का नाम आता है तो फ्रॉबेल का नाम ज़रूर आता है। ठीक है, फ्रॉबेल ने ही मेथड ये जो है किंडरगार्टन दिया था, शिक्षण संस्था थी उनकी ये। और जो किंडरगार्टन है वो एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किंडर का मतलब होता है बच्चा यानी बालक, और गार्डन का मतलब होता है उद्यान यानी एक बगीचा। तो इस प्रकार फ्रॉबेल ने पौधे की तुलना बच्चे से और शिक्षक की तुलना माली से की है, विद्यालय की तुलना की है उद्यान से। तो जिस प्रकार माली उद्यान के पौधे की देखभाल करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता करता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यालय में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। तो ये सारी बातें जो हैं फ्रॉबेल ने कही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 137, शिक्षा का सार्वभौमिकरण के उद्देश्य क्या है? अब देखिए, सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है? अतीत काल से ही मानव ने जागरूक रहकर अपनी वाक शक्ति का विकास और व्यक्तित्व के मध्य समुदाय और समुदाय के मध्य संतति और संतति के मध्य अपने व्यवहारिक अनुभव का भंडार का संचार करने के लिए उपयोग किया है। आपको इतनी मतलब एक टिपिकल सी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है शिक्षा को सभी के लिए समान अधिकार देना। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या हैं कि बौद्धिक और मानसिक विकास हो सभी का शारीरिक विकास हो, नैतिक चारित्रिक विकास हो और सांस्कृतिक विकास हो। इतना आप लिख देंगे 2 नंबर में, काफ़ी हो जाएगा। बाकी आगे भी हैं, देखिए उद्देश्य इसके। सामाजिक कुशलता विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता के विकास का उद्देश्य, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का उद्देश्य और वातावरणीय सामाजिक समायोजन कौशल विकास का उद्देश्य, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक अवसरों की समानता से आपका क्या आशय है? इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। शैक्षिक समानता का वास्तविक अर्थ होता है समस्त छात्रों को ऐसा शैक्षिक अनुभव मिलना जो कुछ समान लक्ष्यों और विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हों। अर्थात शैक्षिक समानता विद्यालय अध्ययन के लाभों का समान न्यायसंगत वितरण है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि समानता से तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि क्या है, बच्चे की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को प्रासंगिक बनाना। साथ ही समानता का आशय है राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रंग, रूप, भाषा, प्रांतीयता,
धर्म आदि के बीच भेदभाव न करने से भी है। ठीक है। और शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय ये भी है कि सभी को उसके शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक स्थितियों के अनुरूप जो है अवसर प्राप्त हों। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण क्या है? अब देखिए, शैक्षिक अवसरों में असमानता क्यों आती है, इनइक्वालिटी क्यों आती है? तो हम विभिन्न वर्गों के लोगों को उपलब्ध सुविधाओं में समानता स्थापित करके अधिक अच्छे पुरस्कार की प्राप्ति के लिए समाज के लोगों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता की सुदृढ़ नींव रख सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझिए आसान भाषा में बिल्कुल कि असमानता के कारण क्या हैं। एक तो निर्धनता हो सकता है, गरीबी। आपने देखा होगा जैसे कोई गरीब परिवार है तो वहाँ पर अगर लड़की को नहीं पढ़ाया जाता तो लड़के को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, शैक्षिक गुणवत्ता के स्त्रीकरण प्रावधान। जो शैक्षिक गुणवत्ता है, जो हमारी एजुकेशनल क्वालिटी है, उसके स्त्रीकृत मतलब उसके लेवल का एक प्रावधान होना है ना, लेवल के अकॉर्डिंग ऐसा मानते हैं कभी कभी। देखिए, ये वैसे एक तरीके से पूरी तरीके से सही बात नहीं है, लेकिन कुछ अभी पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो सिर्फ लड़कों को सिखाया जाना चाहिए, लड़के इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड है फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं ये भी, और शिक्षा संस्थाओं के अनुपलब्धता। हो सकता है कि बहुत सारे एरियाज़ में ऐसी शिक्षण संस्थाएं उपलब्ध ना हो कि जहाँ पर लड़कियों को भेजा जा सके, क्योंकि बहुत से, देखिए सबका अपना मानना है, तो बहुत से प्रीफर करते हैं कि भाई गर्ल्स स्कूल में भेजें, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शारीरिक दोष की वजह से भी जो है शैक्षिक अवसरों में असमानता आ सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। परिवार के बच्चों की प्रथम पाठशाला। परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला क्यों माना जाता है? अब देखिए, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो हम अपने परिवार से ही संपर्क में आता है वो, इसलिए परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला और माँ को उसकी प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा, वो अपने जीवन की यात्रा परिवार से ही प्रारंभ करता है। इसी संस्था में रहते हुए उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे परिवार द्वारा उसमें उन मानवीय गुणों का विकास होता जाता है जिनकी आवश्यकता उसे आगे चलकर सुयोग्य और सच्चरित्र नागरिक के रूप में पड़ती है। तो बालक को बनाने और बिगाड़ने का जो दायित्व होता है वो भी परिवार का ही माना जाता है। तो परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के विकास में। देखिए, इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं होती। सपोज़ कीजिए अगर कोई बच्चा है और उसके परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर हो सकता है कि एक सिंगल पेरेंट बच्चा हो, ठीक है, मम्मी पापा उसके अलग रहते हों, या फिर किसी तरीके से जो है दोनों में दरार रहती हो, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है, हो सकता है उसके फादर ड्रिंक करते हों, लेकिन इस बीच में बच्चे की कितनी बड़ी, ये कह दो कि वो पूरे तरीके से पिस जाता है बच्चा, तो उसकी मजबूरी हो जाती है। अब एक बात बताइए, परिवार में जब इधर फादर है इधर मदर है, दोनों में इतनी ज़्यादा तकरार होगी तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे की मजबूरी हो जाएगी, वो बाहर जाकर अगर किसी से बात करने लगता है तो बाहर वाले उसका फ़ायदा उठाएं, चाहे उसे गलत तरीके से ले, सही तरीके से, लेकिन उसको वही सही लगने लगता है, क्योंकि वो उस चीज़ से, उस इतनी बुरी कंडीशन से बचना चाहता है। तो बच्चा हो सकता है, देखो भगवान ना करे कि वो कहीं फंस जाए, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल होता है एक परिवार का। तो सबसे यही मेरा कहना है कि आप भी आगे भावी शिक्षक होने जा रहे हैं, सभी जो है अपनी तरफ से एक अच्छा इनपुट दीजिएगा हर रिश्ते में, ठीक है, अपनी तरफ से अच्छा इनपुट दीजिए। आगे जो होता है, देखिए, वो सभी जो हैं अपने कर्म के खुद भागी होते हैं। चलिए खैर, इस चीज़ पर, ये तो बहुत बड़ा विषय है बात करने का, आगे बढ़ जाते हैं। विद्यालय के औपचारिक कार्य लिखिए। तो विद्यालय के जो औपचारिक कार्य होते हैं, फॉर्मल वर्क जो होता है वो होता है एक तो मानसिक विकास करना,
और संस्कृति का संरक्षण और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना, उसे सामाजिक भावना का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, नेतृत्व के गुण विकसित करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 142। विद्यालय के औपचारिक कार्य, अनौपचारिक कार्य क्या है? अब देखिए, अनौपचारिक का मतलब होता है जो फॉर्मल नहीं है, जैसे कि शारीरिक विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य, रचनात्मक शक्ति का विकास आदि जो है वो अनौपचारिक में आते हैं। नेक्स्ट है जनसंचार साधनों से क्या अभिप्राय है? तो जो जनसंचार के साधन हैं वो ऐसे अभिकरण होते हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के साधन अथवा माध्यम हैं जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन से मतलब ये है कि जो सामाजिक जीवन शैली है और समाज की जो संरचना है उसमें होने वाला परिवर्तन। लेकिन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग अर्थ लगाए हैं। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संशोधनों से है जो सामाजिक रचना और ढांचे में हुआ करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 145। सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक जड़ता हो सकता है, निहित स्वार्थ हो सकता है किसी का स्वार्थ हो उसमें, और नवीनता का भय हो सकता है, और पृथकता की मात्रा हो सकती है। ठीक है, जब सामाजिक परिवर्तन मतलब समाज में परिवर्तन लाने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो उसमें एक तो ये रहता है कि हो सकता है हम कोई नया काम करने जा रहे हैं तो उसमें भाई हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह का भी डर रहता है। पृथकता की भी मात्रा रहती है कि हम इस चीज़ से अलग ना हो जाए। स्वार्थ भी निहित हो सकता है, कोई पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है, और सांस्कृतिक जड़ता भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। शिक्षा के सार्वभौमिकरण। देखिए, सार्वभौमिकरण मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका सीधा शाब्दिक अर्थ होता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं क्या हैं? अब जो जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे कि जनसंख्या शिक्षा के प्रत्यय से संबंधित भ्रांतियाँ हो सकती हैं। जनशिक्षा परिवार नियोजन की समानार्थक शिक्षा नहीं है, ना ही ये यौन शिक्षा है, यह जन्म निरोध की शिक्षा भी नहीं है। छोटे परिवार के बारे में उपयुक्त अभिवृत्तियों की कमी। अधिकांश लोग बड़े परिवारों को उपयोगी मानते हैं, वे बच्चों को भगवान की देन समझते हैं। एक बार एक पुत्र की कामना में माता पिता अपने परिवार को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्या एक बात बताइए, लड़कियां आज किस चीज़ में आगे नहीं हैं, और लड़कियां क्या काम नहीं करती हैं माँ बाप के लिए? इवन लड़कियां ज़्यादा करती हैं, आप कहीं भी कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, ये मैं कोई मनगढ़ंत बात या फिर कोई ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ, आपने देखा भी होगा अपने आसपास, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो लड़कियां, भाई सभी को कहना चाहूँगी कि अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा कभी, ठीक है, क्योंकि अपनी इच्छा शक्ति सबसे बड़ी होती है इंसान की। चलिए, अध्यापकों की कमी है हमारा थर्ड पॉइंट। आज शिक्षकों को भी जनसंख्या शिक्षा का सम्यक ज्ञान नहीं है, और शिक्षकों को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती। जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु। जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास में संबंध, अधिक संतान उत्पत्ति करना एवं माता पिता का स्वास्थ्य, जनसंख्या के प्रति व्यक्ति आय में संबंध, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, जनसंख्या, परिवार की सीमा, मनुष्य का विवेक, सीमित परिवार की आवश्यकता आदि प्रकरण शामिल किए जा सकते हैं। और लास्ट है हमारा पॉइंट कि जनसंख्या शिक्षा संबंधी अनुसंधान कार्यों में कमी। भारत में जनसंख्या संबंधी शोध कार्य बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों और प्रभावों के विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद के दुष्परिणाम क्या हैं? तो जातिवाद जो है वो प्रजातंत्र के लिए नुकसानदायक है।
राष्ट्रीयता के विकास में बाधा डालता है, नैतिक पतन करता है, भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन देता है, सामाजिक एकता में बाधक होता है, देश के सर्वांगीण प्रगति में बाधक होता है, सामाजिक तनाव भी इससे आता है। जातिवाद को समाप्त करने के लिए सुझाव क्या हो सकते हैं? सबसे पहला सुझाव ये हो सकता है कि जातिवाद से पूर्णतः मुक्ति लेना ही आज समीचीन मतलब एक सपने जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, इसे समाप्त करने की दिशा में लेकिन प्रयास आवश्यक है, जैसे कि अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करना। ठीक है, जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसका समर्थन आप कर सकते हैं। और जाति बोधक नामों का बहिष्करण, जैसे जाति विरोधी शिक्षा, जातीय श्रेणीबद्धता को समाप्त करें, जातीय संगठनों को हतोत्साहित करना, नए प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बनाना, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता की भावना का विकास करना, राजनीतिक जातिवाद पर रोक लगाना, प्रभावशाली व्यवहारिक कानून बनाना, मानववादी दर्शन का प्रचार और प्रसार करना, जाति विहीन जनमत का निर्माण और राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है अगर जातिवाद को समाप्त करना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, बाल श्रमिक से आप क्या समझते हैं? चाइल्ड लेबर, जैसे कि वर्ड से ही समझ गए होंगे। चाइल्ड लेबर है कि जिस बच्चे ने अभी 14 वर्ष अपने पूर्ण नहीं किए हैं, जो 14 साल अपने पूरे नहीं कर पाया है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास मज़दूरी लेकर बिना मज़दूरी के कार्य कर रहा है या फिर कम मज़दूरी पर, कम पैसों पर उसको रखा जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? बाल श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बुरी स्थिति होती है। वैसे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं इसके, आगे भी आएगा, यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज हम 150 तक ही रखते हैं इस क्लास में, 151 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक एक चीज़ आपको बिल्कुल इजी और शानदार तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप सभी से आशा करती हूँ मैं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इसी तरीके से अपना प्यार हम पर बनाए रखेंगे। तो जाते जाते सभी से कहना चाहूँगी कि भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।